Science family. Myself Krishna Rathore and I will teach you biology in हिंदी। आपको पता है हमने 10th की जो है बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज यहाँ पर शुरू की है, जिसमें हमने प्लांट्स में होने वाले न्यूट्रिशन के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। किस प्रकार से जो विषम पोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण अगर पादपों में होता है तो किस प्रकार से होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमने आपको ये पूरा क्लियर कर दिया था। उसी प्रकार से जो एक कोशिकीय जीव रहते हैं जैसे कि अमीबा में भी हमने आपको बताई है कि किस प्रकार से अमीबा जो है अपने भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है उसकी पूरी सतह, शरीर की सतह से। तो अब अगर अगला चरण में अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मनुष्य में पोषण, कि किस प्रकार से मनुष्य जो है वे अपना पोषण करते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार से करते होंगे, हमको पता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें एक मूल्य विकसित जो है मुख्य विकसित प्रक्रम पाए जाते हैं, मुख्य विकसित तंत्र पाए जाते हैं, जिससे कि इन्हीं संरचनाओं के कारण इनको क्या कहा जाता है, बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो इन बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह पाया जाता है इनमें, जो कि अंगों को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। ठीक है, कि पोषण क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। आहार नाल में मूल रूप से मुख से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। अपन चित्र में देखेंगे किस प्रकार से होती है, इसके विभिन्न भागों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, यहाँ पर हम उसी प्रक्रम के बारे में आपसे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अपन पोषण करते हैं तो उसके अंतर्गत मुख्य रूप से अपन क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि जब अपन भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद उस भोजन का आखिर में होता क्या होगा। सभी को पता है, सिंपल है कि मैडम क्या होता है, डाइजेशन होता है। लेकिन वो डाइजेशन किस प्रकार का होता है, पाचन किस प्रकार का होता है, कौन कौन से एंजाइम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये हमको नहीं पता होता है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस प्रकार से पाचन जो है यहाँ पर पूरा होता है विभिन्न एंजाइम्स के समागम से। प्लस यहाँ पर आपका एक और जो डाउट है वो भी क्लियर होने वाला है। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में पाचन का भी अपन ने एग्जाम्पल दिया था कि भोजन का पचना जो है यह भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो मैं आज यहाँ पर ये प्रूव करूंगी आपको कि किस प्रकार से हम वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भोजन का पचना जो है रासायनिक अभिक्रिया है। अब एक्चुअल में ये हम सभी जानते हैं, लेकिन किस प्रकार से ये रासायनिक प्रक्रम होता है उस प्रक्रम के बारे में आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं क्योंकि आहार नाल का अस्तर बहुत ही कोमल होता है। सबसे पहले जो हमारा फूड होता है उस फूड का क्या होता है, यहाँ पर मैकेनिज्म जो यांत्रिक क्रियाओं द्वारा हमारे फूड को हम चबाते हैं। किसकी सहायता से, दांतों की सहायता से। अब आपको पता है हमारे मुख गुहा में जो दांत पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कृतंक, रदनांक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, कैनियन, इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर। इस प्रकार के दांत जो है हमारी मुख गुहा में पाए जाते हैं और प्रत्येक प्रकार का दांत जो है अलग अलग कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो सबसे पीछे के जो दांत रहते हैं यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये चबाने का काम करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर उस भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है, हम तो सीधा सीधा खाएंगे, हम तो पूरा ही जो जितना भी हम खा रहे हैं उसको बिना चबाए हम इंटेक करेंगे अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप उस पूरे के पूरे मटेरियल को आपकी आहार नाल के थ्रू आमाशय में पहुंचा ही नहीं सकते हो। वहाँ का जो परतें रहती है, जो स्तर रहते हैं वो इतने कोमल होते हैं कि उनको जो माध्यम चाहिए होता है वो बहुत सॉफ्ट मीडियम चाहिए होता है। जब तक उनको सॉफ्ट मीडियम नहीं मिलेगा तब तक वो क्या नहीं करेगा, वहाँ पर आगे की तरफ जाएगा ही नहीं। और आप लोग जो है अगर चबे भोजन को अंदर ले जाओगे तो आप बोलते हो ना हमको ठसका लग गया है ना, मतलब कि एकदम से खांसी आती है खाते खाते। तो उसमें होता यही है कि भोजन जो है अच्छी तरह से चब नहीं पाता है, जिसके कारण वो हमारी आहार नाल में फंस जाता है। ठीक है,
अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाले लाला रस या फिर लार होते हैं। आपको पता है हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां पाई जाती है वो ग्रंथियां किसी न किसी प्रकार के रस का स्त्रावण करती हैं। तो हमारी जो बकल कैविटी रहती है, हमारी मुख गुहा, इसमें क्या पाया जाता है, यहाँ पर लार ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है जो कि सलाइवा को सिक्रीट करती है, मतलब कि लार को स्त्रावित करती है। और वो लार ही हमारे भोजन में मिलकर क्या बनाती हैं, उसके माध्यम को बिल्कुल लसलसा एकदम चिकना उसको बनाती हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल संरचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जटिल अणु है उन जटिल अणुओं को अपन जो है आगे भेज ही नहीं सकते हैं, ठीक है, ना ही उनका क्या हो पाएगा, अच्छी तरह से पाचन हो पाएगा। इसीलिए इस प्रक्रम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस यही होती है कि आप जो जटिल खाद्य पदार्थ ले रहे हो उसको सरल पदार्थ में बदल दे, उसको सरल पदार्थों में विखंडित कर दे। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। बिना एंजाइम्स के ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया संपन्न नहीं होती हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमाइलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणु शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशी जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपन एक एक की जो है थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे और ये भी देखते जाएंगे कि किस प्रकार का यहाँ पर पाचन हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। तो अक्सर जब हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो डाइजेशन है ह्यूमंस में, डाइजेशन या फिर पाचन कहाँ पर होता है, तो लगभग 95% बच्चों का आंसर ये आता है कि आमाशय में होता है, स्टमक में होता है। लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पर हमारे शरीर में पाचक अंग पाए जाते हैं, है ना। मतलब जहाँ से आप फूड इंटेक करते हो, उसको ग्रहण करते हो, वहीं से जो है इसके पाचन की क्रिया जो है शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन पाचन का सबसे पहले तो मीनिंग समझे कि पाचन का मीनिंग क्या होता है। तो पाचन का मतलब क्या होता है कि जटिल अणुओं को, है ना, पाचन का मतलब होता है जटिल अणुओं को काय में बदलना, सरल अणुओं के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, ठीक है। अब ये जटिल अणु क्या है, सरल अणु क्या है, इनके बारे में देखिए अपन। तो यहाँ पर आप लोगों ने सबने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। अपने भोज्य पदार्थ के जो सोर्स रहते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को इस पाचन के द्वारा काय में बदला जाता है, ग्लूकोज में बदला जाता है, ठीक। दूसरा जो है हमारे भोज्य पदार्थ का एक सोर्स रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये भी इस पाचन की क्रिया के द्वारा काय में बदलता है, अमीनो एसिड में चेंज होता है, ठीक है। और वहीं पर हम एक और चीज़ जो है हमारे भोज्य पदार्थ में लेते हैं, क्या, फैट, यानी कि वसा। तो इस डाइजेशन के दौरान ये फैट जो है काय में चेंज हो जाता है फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में, ठीक है। काय में जब पाचन होगा इस फैट का तो ये फैटी एसिड और काय में चेंज हो सकता है ग्लिसरॉल में, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ अपन को यहाँ पर ध्यान रखनी है। मतलब अगर अपन इनको क्या करें, इनको क्लासीफाई करें तो ये यहाँ पर क्या रहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं और ये क्या है, सिंपल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाचन का मतलब ही क्या होता है, जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हो उसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है, उसको सरल करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अगर अपन परिभाषा देखें इसकी तो परिभाषा के अंदर क्या आएगा, जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में बांटना या फिर विखंडित करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन या फिर पाचन कहलाता है। अभी डाइजेशन में जो है 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं। क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं, मतलब कि क्या कर रहे हैं अपन, उसको अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को अपन एक और किस नाम से कहते हैं, इंजेशन। क्या कहते हैं इसको, इंजेशन, ठीक है, मतलब कि भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना। दूसरा होता है इस प्रक्रिया में उसका पाचन यानी कि डाइजेशन, ठीक है। और तीसरा होता है कि जिस भोज्य पदार्थ को आपने ग्रहण किया है और उसका आपने पाचन कर लिया है उस भोज्य पदार्थ का क्या करना, उत्सर्जन करना या फिर उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, उसको क्या कहेंगे अपन, ईजेशन या फिर यहाँ पर उसको कह सकते हैं अपन बाह्य वलन, ठीक है। ये जो क्रियाएं रहती है सेम रहती है और तीनों ही
प्रोसेस होती है। भोजन को पचाने के लिए सबसे पहले आवश्यक क्या होता है कि आप भोजन ग्रहण करें, ठीक है, तभी जाकर आप क्या कर पाएंगे, उसको यहाँ पर पूरी रूप से अपने शरीर में एनर्जी जो है उससे प्राप्त कर पाऊंगी। अगर हम सोचें कि हम तो कुछ खाए नहीं और हमको जो है अच्छी मात्रा में ज़्यादा जो है कैलोरीज में हमको ऊर्जा भी चाहिए, तो बेटा इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपको पर्याप्त मात्रा में जो है भोजन करने की आवश्यकता होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से कि ये पाचन तंत्र जो है इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अलग अलग स्थानों पर पाचन होता है। तो ये क्या है, हमारी यहाँ पर इसको जीवा दे रखा है, यानी कि हमारी क्या है, ये जीभ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी की तरह पर एक होता है क्या, हमारी मुख गुहा, ये जिससे अभी मैं बोल रही हूँ आपको मेरे टिप दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी मुख गुहा या फिर इसको क्या कहते हैं अपन, बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो इस मुख गुहा में क्या होते हैं, हमारे दांत होते हैं। इन दांतों की सहायता से अपन क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं, ठीक है। भोजन को चबाते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे मुख गुहा में जो लार ग्रंथियां रहती है, जैसा कि अभी थ्योरी में आया था, ये जो लार ग्रंथियां रहती हैं वो लार ग्रंथियां किसको स्रावित करती हैं, लार रस को स्रावित करती हैं। इसमें एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, एमाइलेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम होता है इसमें, एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, हमारे उस भोजन के साथ में मिल जाता है और भोजन के साथ मिलकर उसमें क्या करता है, उसको कैसा बना देता है, बिल्कुल सॉफ्ट बना देता है। और जैसे ही ये एमाइलेज जो है कहाँ पर मिलता है, मुख गुहा में चब रहे उस भोजन के साथ मिलता है, तो ये किसका पाचन करना शुरू कर देता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का। मतलब कि अब आप समझ सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है कहाँ पर हो गया, आपके मुख में ही संपन्न हो गया। इसने कार्बोहाइड्रेट को काय में बदल दिया, शर्करा में बदल दिया, ग्लूकोज में बदल दिया। अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। पहली प्रोसेस जो है आपकी यहाँ तक खत्म होती है, जिसमें कि क्या आ गया, आपका मुख गुहा आ गई, ठीक। अब दूसरी प्रोसेस में आपको बताया गया है आहार नाल के बारे में, ठीक है। तो पहले इसकी थ्योरी देखते हैं और फिर इसको पढ़ते हैं, ताकि आपको बुक पढ़ते समय कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आहार नाल के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है, या क्रमानुकुंचन गति पूरे भोजन नली में हो। अब हमारा भोजन जो है जिसमें एमाइलेज मिल गया, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी हो गया, ठीक। अब यहाँ से वो भोजन कहाँ पर जाता है, हमारी ईसोफेगस में, यानी कि आहार नाल में जाता है, ठीक। अब यहाँ पर ये भोजन ऐसे ही नहीं पहुँच जाता है, वहाँ पर एक मूवमेंट होता है, एक गति होती है, जिसको हम क्रमानुकुंचन गति या फिर पेरिस्टाइल मोमेंट कहते हैं। ये क्रमानुकुंचन गति इतनी रिदमिक होती है, मतलब कि लयबद्ध होती है, जिसमें कि भोजन जो है ऐसे जिग-जैग ऐसे करते हुए जो है कहाँ पर पहुंचता है, हमारे आमाशय में, यानी कि स्टमक में पहुंचता है, ठीक है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ स्रावित करके क्या करती है, मिश्रित करने में सहायक करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर से किस प्रकार से जो है ये भोजन जाएगा, ठीक है। माना कि अपन ने क्या ले लिया, ये क्या है आपकी ग्रसिका, यानी कि ईसोफेगस है। ईसोफेगस भोजन को कहाँ ले जाएगा, आमाशय में ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो इस ईसोफेगस में क्या होता है, यहाँ पर पेरिस्टाइल मूवमेंट होती है, यानी कि क्रमानुकुंचन गतियाँ होती हैं। इस क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से ही भोजन जो है बिल्कुल एकदम लयबद्ध होकर रिदमिक मूवमेंट करके कहाँ पर पहुँचता है, आमाशय में ऐसे 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 करके यहाँ पर पहुँच जाता है। अब अपन देखते हैं ग्रास नली तो केवल क्या करती है, उसको लाने का काम करती है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि ये आमाशय जो है, इस आमाशय के द्वारा कौन कौन से जो है रसों का स्त्रावण किया जाएगा, कौन कौन सी ग्लैंड यहाँ पर स्त्रावण करती हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं आमाशय के वर्ग, ये किस प्रकार की ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड के द्वारा कौन सा जूस सिक्रीट किया जाता है। तो आमाशय में क्या होती है, जठर ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। आमाशय में क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जठर ग्रंथियां किसको सिक्रीट करती हैं, जठर रस को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। ये यहाँ पर किसको सिक्रीट करती हैं, जठर रस को सिक्रीट करती है। अब ये जठर रस यहाँ पर जो है तीन चीज़ों को कंटेन करता है, तीन चीज़ों को कंटेन करता है, मतलब कि ये तीन प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना होता है। तीन चीज़ों को ये यहाँ पर मुख्य रूप से
बनाता है, उसके नाम मैं आपको बताती हूँ। आप इस फ्लो चार्ट को थोड़ा सीधा कीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, इस वजह से मेरे को ये उल्टा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आमाशय जो है किसको स्रावित, आमाशय में कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, इसकी इनर लाइनिंग्स पे। इस प्रकार से इस आमाशय में क्या होती है, ये इनर लाइनिंग्स होती हैं। इन इनर लाइनिंग्स में क्या होता है, ये जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ये जठर ग्रंथियाँ किसको स्रावित करती है, जठर रस को स्रावित करती हैं। अब इस जठर रस में जो है 3 प्रकार के, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के उत्पाद हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला रहता है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। दूसरा होता है यहाँ पर पेप्सिन, और तीसरा होता है यहाँ पर श्लेष्म यानी कि म्यूकस, ठीक है। अब यहाँ पर अपन एक एक के काम देखेंगे कि HCl क्या काम करता है, पेप्सिन क्या काम करता है, श्लेष्म क्या काम करता है, ठीक है। तो जब आमाशय जो है, आमाशय में भोजन आता है, तब यहाँ पर ये पेप्सिन जो है, ये पेप्सिन क्या करता है आपके, ये ध्यान रखिए, प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को काय में बदलता है, एमिनो एसिड में बदलता है। P करके मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, A लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटीन को काय में बदलता है, एमिनो एसिड में बदलता है। कौन, पेप्सिन, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जाएगा, इसलिए मैं इसको क्या कर देती हूँ, ऐसे ब्रैकेट में कर देती हूँ। पेप्सिन है जो कि प्रोटीन को काय में बदलता है, एमिनो अम्ल में बदलता है। लेकिन इसके लिए इसकी क्या होती है, एक कंडीशन होती है। ये पेप्सिन का या फिर ये पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन कब करेगा, जब उसका माध्यम जो है कैसा हो, भोजन का माध्यम अम्लीय हो, तभी वो क्या कर पाएगा, यहाँ पर उसका पाचन कर पाएगा। इसीलिए जो भोज्य पदार्थ यहाँ पर इस आमाशय में आता है, उसमें क्या मिलाया जाता है, HCl मिलाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है। अब आप कहोगे कि ये तो अम्लों का राजा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बिल्कुल प्रबल अम्ल है, तो क्या है, आमाशय को क्षति नहीं पहुंचाता होगा, आमाशय की पेशियां इससे कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं उत्पन्न करती होगी। तो बेटा बिल्कुल ये होता है, HCl है, ये प्रभाव तो उत्पन्न करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो ये श्लेष्म है, ठीक है, ये श्लेष्म यहाँ पर क्या काम करता है, सुरक्षा का काम करता है। क्या काम करेगा, यह सुरक्षा का या फिर प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। किसके प्रोटेक्शन का काम करेगा, ये आमाशय की जो इनर लाइनिंग्स रहती हैं, अंदर के जो भाग रहते हैं, उनको HCl से बचाने का काम कौन करता है, ये म्यूकस या फिर श्लेष्म करता है। ये आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, ऊपर तो क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, जिसको अपन C6 से H12O6 में ये बदल गया, ग्लूकोज में बदल गया, ठीक है। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उस जठर ग्रंथि ने काय का स्रावण किया, जठर रस का स्रावण किया, और वो काय के रूप में 3 पदार्थों के रूप में मिली, HCl, पेप्सिन और श्लेष्म। HCl जो है काय के लिए जरूरी होता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय करने के लिए जरूरत होता है, क्योंकि पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस भोज्य पदार्थ का माध्यम कैसा ना हो जाए, अम्लीय ना हो जाए, ठीक है। और श्लेष्म का से रक्षा करेगा, उसकी HCl से रक्षा करेगा। अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। आमाशय में ये सारे कार्य हो गए आपके। उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका यकृत। अब आप कहोगे कि यार ये यकृत क्या चीज़ है और ये यकृत क्या काम करता है, तो आपको बता दें कि ये यकृत जो है, पित्ताशय जिसको हम कहते हैं, ये यकृत जो है क्या ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, लीवर जो है हमारे शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये पित्ताशय यकृत जो रहता है आपका, ठीक है, यकृत जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या काम है, इसके काम से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अग्न्याशय जो रहता है, पेनक्रियास, ठीक, इस पेनक्रियास के द्वारा जो है 2 एंजाइम्स सिक्रीट किए जाते हैं। उन एंजाइम्स के नाम क्या है, ये देखिए। एक तो होता है ट्रिप्सिन, ठीक है, एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन और दूसरा एंजाइम होता है यहाँ पर लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं, अग्न्याशय के द्वारा स्रावित किए जाएंगे। अब भैया ट्रिप्सिन का क्या काम है, लाइपेज का क्या काम है, तो आपने अभी थोड़ी सी दूरी पर यहाँ से क्या पढ़ा है, ये पेप्सिन पढ़ा है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ के गए हैं, पेप्सिन पढ़ के गए हैं। तो क्या आपको ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन एक जैसे लग रहे हैं, मतलब कि भाई भाई जैसे ब्रदर्स लग रहे हैं, ट्रिप्सिन पेप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का काम सेम होता है, ठीक।
जो शेष बचा हुआ प्रोटीन रहता है ना, जो शेष बचा हुआ प्रोटीन रहता है उस प्रोटीन को यहाँ पर कौन डाइजेस्ट करता है, ये ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका कि प्रोटीन लिख दिया है, क्योंकि प्रोटीन का यहाँ पर डाइजेशन कौन करेगा, ट्रिप्सिन। मतलब जो शेष बचे हुए ट्रिप्सिन को अमाइनो एसिड में कौन चेंज करता है, यहाँ पर ये ट्रिप्सिन करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद में अगर हम बात करें लाइपेज की, है ना, लाइपेज भी क्या है एक, मैं यहाँ पर सारे एंजाइम्स को जो है ब्रैकेट में लिखती जा रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे लाइपेज का क्या काम है, तो लाइपेज क्या करता है, अब देखिए 3 घटकों का आपने क्या करवा दिया, पाचन करा दिया। पहला क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अब क्या बचता है, फैट बचता है, यानी कि वसा बचती है। तो इस फैट का पाचन, इस वसा का पाचन कौन करता है, यहाँ पर ये लाइपेज एंजाइम करता है, और इसको पाचित करके ये काय में बदल देता है, फैटी एसिड में चेंज कर देता है। फैटी एसिड को अपन क्या बोलते हैं, वसीय अम्ल बोलते हैं। ठीक है, इस वसीय अम्ल में इसको ये परिवर्तित कर देता है। लेकिन इसकी एक शर्त होती है, जैसे कि यहाँ पर पेप्सिन जी ने शर्त रखी थी ना कि मैं तो प्रोटीन का पाचन तभी करूंगा जब वहां पर माध्यम कैसा मिले, मेरे को अम्लीय मिले। तो यहाँ पर इन भाई साहब की भी एक शर्त होती है, लाइपेज की भी एक शर्त होती है कि ये कब फैट को पाचित करेगा, जब इसका माध्यम कैसा हो, एल्कलाइन हो या फिर क्षारीय माध्यम हो। तो इसके माध्यम को आमाशय से जो भोजन यहाँ पर आया है, इस माध्यम को क्षारीय करने के लिए यहाँ पर जो ये पित्ताशय या फिर ये यकृत जो रहता है ना, यहाँ इसे जो है 2 चीज़ों का स्त्रावण होता है, जो कि कहलाता है बाइल जूस। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। इन 2 चीज़ों का यहाँ पर क्या होता है, श्रवण होता है। अब बाइल जूस और बाइल सॉल्ट का क्या काम है यहाँ पर, ये बाइल जूस जो है क्या करता है, अगर हम इसको ऐसे एरो करके ले जाएं तो ये काय में मिलेगा, यहाँ पर लाइपेज के साथ में मिलकर के उस भोजन के माध्यम को कैसा बनाएगा, क्षारीय बनाएगा। ये क्या करता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। ठीक है, अब भोजन के माध्यम को क्षारीय बना दिया, लाइपेज को क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था, उसके भोजन का माध्यम क्षारीय हो गया, उसका काम हो गया। अब वो क्या कर देगा, यहाँ पर वसा का पाचन कर देगा। उसी तरह से यहाँ पर बाइल सॉल्ट का क्या काम है, बाइल सॉल्ट जो है, जो अणु रहते हैं बड़े बड़े अणु, उन बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम कौन करता है, ये बाइल सॉल्ट करता है। ये आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, अब क्या हुआ, वसा का भी पाचन हो गया। ठीक है, वसा का पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया। अब यहाँ से जो भोजन है आपका, वो भोजन कहाँ पर जाएगा, अब वो भोजन जाता है आपके इस बृहदांत्र में, सॉरी शुद्रांत में। अब भोजन जो है कहाँ पर जाता है, शुद्रांत में जाएगा। और शुद्रांत में क्या किया जाता है, ये आंतें जो होती हैं आपकी, ठीक है, ये आंत में इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आंत है, इन आंत में क्या पाई जाती है, ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये इस प्रकार की उंगली नुमा क्या पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ठीक है, अब ये विलाई यहाँ पर क्या काम करती है, और इसका होना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। ये क्या करती है, उन भोज्य पदार्थ के अवशोषण क्षेत्र को कम कर देती है, और जितना क्षेत्र कम होगा उतनी ही ज्यादा मात्रा में क्या होगा, यहाँ पर अवशोषण होता है। ठीक है, तो इस आपके शुद्रांत में यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी आपके महत्वपूर्ण जो पदार्थ थे, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब का जो अवशोषण है, इसका मुख्य काम क्या है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि मुख्य कार्य क्या होता है, इसका अवशोषण का होता है। अब इसने क्या कर लिया, यहाँ पर इसको अवशोषित कर लिया। ठीक है, अब भोज्य पदार्थ में से मुख्य घटक को अवशोषित करने के बाद में ये भोजन कहाँ पर जाता है, इस तरफ से इस बृहदांत्र में जाता है। अब बृहदांत्र में इसका क्या काम है भैया, ठीक है, तो आपने इस शुद्रांत में तो क्या कराया, उसका पाचन कर अवशोषण कराया, किन चीज का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। अब जल जो है, जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, इस बृहदांत्र में होता है। ठीक है, जल का अवशोषण ये बृहदांत्र कर लेता है, इसमें भी इसी प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, विलाइस पाई जाती है। ठीक, यहाँ पर से जल का अवशोषण होता है, और उसके बाद में से जो सेमी सॉलिड मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल बचता है आपके शरीर में, वो आपकी गुदा द्वार से जो है आपके शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार की
प्रोसेस होती हैं ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम में। आपको क्या करना है, एक एक एंजाइम का नाम यहाँ पर ध्यान में रखना है, कौन सा एंजाइम कौन सा कार्य कर रहा है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कौन सा एंजाइम वसा को डाइजेस्ट करता है, HCl के इसमें क्या कार्य हैं। HCl का कार्य एक और मैं बता देती हूँ आपको, ये एक तो भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है, दूसरा भोजन के साथ आए गए जो छोटे छोटे सूक्ष्म अगर जीवाणुओं को प्रवेश कर जाता है तो ये उनको भी क्या करता है, मारने का काम कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको यहाँ पर एक और चीज दे रखी है, थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस नहीं है हमारे, ठीक, एक और चीज यहाँ पर आपको दे रखी है जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है परिशेषिका। ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, परिशेषिका। आप लोग इसको हिंदी नाम से नहीं जानते हैं लेकिन आप लोग इसको इंग्लिश नाम से जरूर जानते होंगे। इस परिशेषिका को इंग्लिश में कहा जाता है अपेंडिक्स। ठीक है, अब ये अपेंडिक्स जो है इसका कोई रोल नहीं होता है काय में, पाचन में, है ना। तो फिर ये हमारी बॉडी में क्यों पाई जाती है मैम, इसका क्या काम है ना, कैसे आई। तो हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, आदि मानव जो थे, हमारे पूर्वज जो थे वो पहले क्या करते थे, कच्चे पदार्थों को खाते थे, है ना। कच्चे पदार्थों को जैसे घास फूस, पत्तियां, कच्चा मांस, इन चीजों का वो क्या करते थे, भक्षण करते थे। अब ये घास फूस खाते हैं, ठीक है, तो उस घास में ज्यादा मात्रा में क्या रहता है, आप सभी जानते हो, सेल्यूलोज रहता है। ठीक, तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए कोई ना कोई विशेष अंग होना चाहिए ना जो कि उसको पचा सके, है ना। तो यहाँ पर ये अपेंडिक्स क्या काम करता था, उन पूर्वजों में, उन आदि मानवों में उस सेल्यूलोज को पचाने का काम करता था, है ना। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया, मॉडर्न एज में हम लोग आ गए, आज हम मॉडर्न एज के जो होमो सेपियंस हैं, हम मनुष्य हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हर चीज को पका करके खाते हैं, है ना। हम हर चीज को पकड़ कर खाते हैं, हम रॉ मटेरियल्स यूज करते नहीं है, कच्चा पदार्थ अपन यूज करते नहीं है, तो हमको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले किसी भी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो परिशेषिका अपेंडिक्स जो है ये धीरे धीरे काय में बदल गया, आपके वेस्टिजियल ऑर्गन में, यानी कि अवशेषीय अंग के अंतर्गत ये आ गया। ये निष्क्रिय रूप से ये ग्रंथि जो है आपके शरीर में पड़ी रहती है, इसका कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन ये कार्य कब करेगी, मतलब कि रिएक्ट कब करती है, अगर किसी माध्यम से भोजन जो है इसमें आ गया, ठीक है, भोजन अगर इस भोजन ने इसको संक्रमित कर दिया, यहाँ पर भोजन के कण किसी प्रकार से आ गए तो ये ग्रंथि क्या हो जाती है, यहाँ पर संक्रमित हो जाती है, इसको इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और ये इन्फेक्शन इतना पेनलेस होता है कि आपके स्टमक में बहुत भयंकर जोरदार वाला जो है दर्द होता है, और फिर इस अपेंडिक्स के इन्फेक्शन को कम करने के लिए या फिर इसको रिकवर करने के लिए फाइनली हमको इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है और इस अपेंडिक्स को हमारे शरीर से बाहर निकाल फेंकना पड़ता है, तब जाकर जो है हमको थोड़ा रिलैफ मिलता है। इसीलिए जो है हमको जो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए कि हमारे इस प्रकार का कोई ऑपरेशन ना हो। ये तो क्या है, वंशानुगत है, ठीक है, वंशों से हमको मिली है, हमारे आदि मानवों से हमको मिली, हमारे पूर्वजों से हमको मिली है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे शरीर में यहाँ पर होती है। ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि कौन कौन से एंजाइम्स मिलकर यहाँ पर किस किस चीज को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको बताएंगे जो भी आपका डाउट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड स्टे ऑसम।